दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। अपने पड़ोसी देशों के इलाकों पर नियत खराब कर बैठा चीनी ड्रैगन हर तरफ मुंह मार रहा है। नेपाल, तिब्बत, जापान, भारत सभी के साथ उसके जमीनी विवाद चल रहे हैं। लेकिन यहाँ भारत के साथ ये मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर हो जाता है। वो यहाँ गलवान, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ाता जा रहा है। इसके साथ ही वो भारत के अंडमान निकोबार पर भी नजर बनाए रखे है और उसे नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए तो बाकायदा उसने धमकी भी दे रखी है। चीन की तरफ से इस तरह के बयान आने के बाद चीनी जहाजों को हिंद महासागर में जासूसी करते पकड़ा गया था। इसके साथ ही हाल ही में 2 चीनी जासूसी जहाज हिंद महासागर में फिर से दिखाई दिए। चीन की ऐसी हरकत पहली बार नहीं देखी गई थी, वो पहले भी ऐसा कर चुका है। पिछले साल 2021 में भी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के पास पहुंच गया था और भारत की जासूसी करते पकड़ा गया था। लेकिन इस बार चीन ने जो किया वो और भी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इस बार चीन जासूसी करने नहीं बल्कि कुछ और ही प्लान बनाकर हिंद महासागर में आया था। उसके जहाज में न्यूक्लियर वेपन पाए गए थे। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चीन यहाँ करना क्या चाहता है? क्यों वो बार बार हिंद महासागर में भारत के खिलाफ ऐसी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है? क्यों वो अंडमान निकोबार पर अपना कब्जा करना चाहता है? इन सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, लेकिन इसके भारत में शामिल होने का एक इतिहास रहा है। इस आइलैंड पर आजादी की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अंडमान निकोबार के इतिहास की शुरुआत होती है साल 1050 से। तब चोल साम्राज्य के महाराजा राजेंद्र चोल द्वितीय इसके पहले शासक बने थे, जिन्होंने अंडमान निकोबार को एक नेवल बेस की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। उस दौर में इन्हें मां नक्कवरम के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के सेनापति कान्होजी आंग्रे ने अंडमान में अपना नेवल बेस बनाया और 1755 आते आते इस द्वीप पर यूरोपियन लोगों का आगमन होने लगा। दिसंबर 1755 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस द्वीप पर आने वाले पहले यूरोपियन थे और उन्होंने इसे न्यू डेनमार्क नाम दिया। 18वीं सदी में कई दशक ऐसे रहे जिनमें अंडमान निकोबार को मलेरिया के प्रकोप के चलते छोड़ना पड़ा। फिर साल 1858 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाई और यहाँ सेलुलर जेल बनाकर अपराधियों और विरोधियों को सजा के लिए भेजने लगे। यहाँ काले पानी की जेल बनाई गई। इसके लिए अंग्रेजों ने यहाँ के जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर यहाँ की लोकल एंडामानिस ट्राइब्स ने इसका विरोध किया, जिससे अंग्रेजों और यहाँ के ट्राइब्स में मुठभेड़ हो गई। इसके बाद ट्राइब्स ने अंग्रेजों को आइलैंड से बाहर निकालने के लिए जंग की तैयारी कर ली, लेकिन यहाँ उनके साथ धोखा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर दूधनाथ तिवारी को शरण दी थी। उसने ट्राइब्स को धोखा देते हुए सारी सूचना अंग्रेजों को दे दी, जिस जानकारी को मिलने पर अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों पर हमला कर दिया और बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध को इतिहास में द बैटल ऑफ एबरडीन कहा जाता है। 16 अक्टूबर 1869 को तारीख थी जब ब्रिटेन ने अंडमान निकोबार को डेनमार्क से खरीदा और इसके ठीक 24 दिन बाद 9 नवंबर 1869 को अंडमान निकोबार पूरी तरह से ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। इस हमले के बाद अंडमान निकोबार पर फिर से हमला हुआ, जो और भी खतरनाक था। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार पर हमला किया। आपको बता दें कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। बहरहाल 1945 में जापान की हार के बाद अंडमान निकोबार दोबारा ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गए। लेकिन इन सब के दौरान जापान ने यहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार किए, लोगों के साथ लूटपाट की, रेप किए और बड़ी संख्या में एंड मेनिस की हत्या भी की। वहीं इस क्रूरता को देखने वाला INS सोल्जर को भी उन्होंने तड़पा तड़पा कर मार डाला। इस पूरे हत्याकांड में जापान ने करीब 2000 भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद जब ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो पूरे ब्रिटिश इंडिया की तरह अंडमान निकोबार का भी सवाल उठा। अंग्रेज इसे अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे, क्योंकि वो इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते थे। यहां से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनियों को डायरेक्ट सपोर्ट मिलता था। 13 जून 1947 की एक रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटिश मिलिट्री इन द्वीपों को ब्रिटेन के कब्जे में ही रखना चाहती थी। फैसला इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी को करना था। वहीं वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि बंटवारे का मसला निपटाकर जल्द से जल्द यहां से निकला जाए। तब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से इसे लीज पर देने की बात कही, जिसे नेहरू ने इनकार कर दिया। उनके मना करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे भारत में शामिल होने की बात को सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसे अपनी तरफ करने में लगा हुआ था। उसका दावा था कि ये इलाका ईस्ट पाकिस्तान के नजदीक होने का दावा करते हुए अपना हिस्सा बताया।
तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह पूरा एरिया नॉन मुस्लिम है, ऐसे में भारत का हिस्सा रहेगा। इस मामले को लेकर पाकिस्तान विंस्टन चर्चिल के पास भी गया, जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया, लेकिन इंडो बर्मा कमेटी जिन्हें इन आइलैंड के बंटवारे की जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने लॉर्ड माउंटेन की बात को मानते हुए अंडमान निकोबार को भारत को सौंप दिया। इस तरह से अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा बन गया। आजादी के बाद जब भारत को अंडमान निकोबार मिला तो यहाँ ज्यादा सेना तैनात नहीं की गई थी, लेकिन 1965 में यहाँ भारत ने अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया, क्योंकि उस साल इंडोनेशिया ने इस पर अपना हक जमाने का क्लेम करने लगा था और इसे पाने के लिए उसने साल 1965 में इंडो पाक युद्ध में पाकिस्तान का साथ भी दिया। तब उसने अपनी 2 सबमरीन और 2 मिसाइल कराची की तरफ रवाना भी कर दी, लेकिन ये कुछ काम नहीं आया क्योंकि तब तक युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन भारत इस एरिया को लेकर सजग हो गया। लेकिन यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर अंडमान निकोबार में ऐसा क्या है कि हर कोई यहाँ कब्जा करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, इसकी भौगोलिक स्थिति इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देती है। दोस्तों, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक संकरा स्ट्रेट है जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है, जो चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के जरिए होने वाले ट्रेड के जरिए ये मलक्का स्ट्रेट सबसे शॉर्ट रास्ता है और चीन का चंग ऑफ ऑयल इसी रास्ते से जाता है और चीन का चंग ऑफ ऑयल इसी रास्ते से आता है। इसके साथ ही चीन का 60% ट्रेड इसी रास्ते के जरिए होता है, यानी कि चीन की पूरी अर्थव्यवस्था मलक्का आइलैंड पर डिपेंड है। लेकिन यहाँ मलक्का की एंट्री पॉइंट पर अंडमान निकोबार स्थित है। ऐसे में भारत ANI के जरिए यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज की निगरानी कर सकता है और युद्ध की स्थिति होने पर वो चीन के जहाजों को रोक सकता है, जो चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। तो ये ताकत है अंडमान निकोबार की। दोस्तों, जब भारत और चीन गलवान में लड़ रहे थे, तब भारतीय नौसेना अंडमान निकोबार में हाई अलर्ट पर हो गई थी और गलवान में स्थिति बिगड़ती तो भारत चीन के सारे जहाजों को रोक देता। लेकिन भारत की कभी ऐसी फितरत नहीं रही है, लेकिन अगर चीन नहीं माना तो वो ऐसा कर सकता है। एक्सपर्ट का तो यहाँ तक कहना है कि हो सकता है कि चीन और भारत में अगली जंग बंगाल की खाड़ी में हो जाए। अंडमान निकोबार की दूसरी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि जो भी हिंद महासागर को कंट्रोल कर पाएगा वो एशिया को डोमिनेट कर पाएगा और यहाँ ANI की वजह से हिंद महासागर में भारत ही इसको डोमिनेट कर रहा है। इसका उदाहरण एट इंडिया पॉलिसी है, जिसका मकसद है ईस्ट के साथ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाना। ANI ईस्ट इंडिया और सी नेशन के बीच एक लिंक है। दोस्तों, अंडमान निकोबार भले ही भारत का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इकोनॉमिक जोन में इसका हिस्सा 30% है। इसके साथ ही ANI का 86% हिस्सा तो रेन फॉरेस्ट ही है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। इसके अलावा ये टॉप टूरिस्ट प्लेस है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। दोस्तों, भारत हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहा है, जो चीन को भी नहीं भा रहा है। वो यहाँ गैर कानूनी तौर पर एंट्री कर रहा है। ऐसे में वो भारत को टारगेट करते हुए अपने स्ट्रीक ऑफ पर्ल की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। उसने यहाँ अपने कई बेस बनाए हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे भारत के नक्शे पर हार लटका दिया गया हो। इसके साथ ही चीन ने हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर 19 देशों के साथ बैठक की थी। चीन के विदेश मंत्रालय से जुड़े संगठन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी यानी CIDCA की ओर से वहाँ के यूनान प्रांत में आयोजित भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। चीन की हरकत साफ बता रही है कि वो भारत को लेकर कितना डरा हुआ है, लेकिन चीन की बढ़ती करतूतों से भारत ज्यादा सजग हो गया है। वो यहाँ अपनी सेना को मजबूत करता आ रहा है। इसे लेकर अभी हाल ही में भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को लेकर युद्धाभ्यास भी किया और ऐसा पहली बार था जब तीनों सेनाओं ने मिलकर ड्रिल्स की। इसके साथ ही अंडमान निकोबार के गवर्नर भी मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं। यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर्स के पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है। ऐसे में यहाँ के गवर्नर मिलिट्री बैकग्राउंड के हों तो बात और भी गहरी हो जाती है। इसके साथ ही भारत क्वाड अलायंस का हिस्सा है, जिनका मकसद ही हिंद महासागर में चीन को रोकना है। अब चीन की सबमरीन को काउंटर करने के लिए क्वाड का स्पेशल साउंड सर्विलांस सिस्टम भारत की मदद करेगा। ये सेंसर का एक चेन है जो सबमरीन को ट्रैक करता है। इसके अलावा भारत अपने नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजीज पर काम कर रहा है, जो चीन के स्ट्रीक ऑफ पर्ल का तोड़ है, जिससे चीन का दम घुटने लगा है। वहीं दूसरी स्ट्रेटेजी है डबल फिश हुक। इसके 2 कंपोनेंट हैं, पूर्वी फिश हुक और पश्चिमी फिश हुक कंपोनेंट। पूर्वी फिश हुक कंपोनेंट के तहत भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर डिएगो गार्सिया तक के द्वीप क्षेत्र शामिल हैं, जबकि पश्चिमी फिश हुक कंपोनेंट के तहत डूकम से लेकर डिएगो गार्सिया तक के द्वीप क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार दोनों ही कंपोनेंट का अंतिम बिंदु डिएगो गार्सिया ही है। इसके जरिए भी भारत चीन का गला घोंट रहा है।